Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया ईरान रिलेशन के बारे में देखेंगे, ईरान रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे ईरान का लोकेशन किस जगह पे है, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, इस चीज़ को देखना है। ईरान जो है वो अभी रिसेंटली ब्रिक्स मेंबर का नेशन बना है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इंडिया और ईरान का रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ईरान का जो है वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, चाबहार पोर्ट क्या है, चाबहार पोर्ट का इशू क्या है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया और ईरान के रिलेशन में एट प्रेजेंट क्या क्या चैलेंजेस है, ईरान रिवॉल्यूशन क्या था और ईरान रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहा है वर्ल्ड पे। ये सब चीज़ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ईरान इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों हम लोग यहाँ पे ईरान को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में तो इतना सारा कंट्री है, हर किसी को तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ईरान 2-3 रीज़न के वजह से इम्पॉर्टेंट है। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज़ है। ओके, पाकिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान और ईरान, ये दोनों इस सेंस में इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में ईरान का जितना कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा है वो शायद ही किसी और नेशन का रहा होगा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में हम लोग देख सकते हैं या फिर मुग़ल पीरियड में देख सकते हैं। और बस दिल्ली सल्तनत या मुग़ल पीरियड ही नहीं, हम लोग इवन इस रिलेशन को गुप्तास पीरियड, पोस्ट गुप्तास में, इवन मौर्यास पीरियड, इवन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें भी हम लोग को ईरान का जो कल्चर है उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो हिस्टोरिकली इंडिया और ईरान का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ईरान रिवॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली ये 1979 का इवेंट है और बेसिकली ये जो रिवॉल्यूशन था ये मोनार्की को एंड करने का था। मतलब यहाँ पे पहले किसी राजा का रूल था, उस चीज़ को एंड ख़त्म करने के लिए ये ईरान रिवॉल्यूशन लाया गया था। अगर ईरान का हम लोग लोकेशन देखें तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ईरान है। और ये ईरान का अगर नेबरिंग कंट्री देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, टर्की और फिर यहाँ पे आपको इराक मिल जाएगा। इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको ये पर्शियन गल्फ़ दिख रहा होगा, ये जो है ये गल्फ़ ऑफ ओमान है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ओके, ये जो ईरान है ये वेस्ट एशिया में आता है, ये वेस्ट एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। वेस्ट एशिया देखो बेसिकली किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान है, ये जो है ये पाकिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान से जो इधर पूरा वेस्ट में जितना भी एशिया का ये वाला जो पार्ट है ये सारा वेस्ट एशिया में आता है। ये ध्यान में रखना है कि वेस्ट एशिया में अफ़गानिस्तान नहीं आता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वेस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं ये सारा आता है। तो वेस्ट एशिया में हम लोग देख सकते हैं कि ईरान जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी, इसका साइज़ ईरान से ज़्यादा है। उसके बाद फिर जो है ईरान का पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ का है। ये जो है इसका कैपिटल तेहरान है, जो यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये तेहरान है। और ये भी ध्यान रखना है कि ईरान जो है वो ऊपर में कैस्पियन सी को भी टच करता है। ओके, फिर ये जो है तेहरान जो है वो कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर है ईरान का, ये लार्जेस्ट सिटी भी है ईरान का। अगर हम लोग देखें तो ईरान जो है ये मिडिल ईस्ट वाले रीजन में लाई करता है। जैसे बहुत सारा रीजन हम लोग नाम दे देते हैं, तो ये जिस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं ये वेस्ट एशिया है, तो वैसे ही मैं बता देता हूँ मिडिल ईस्ट हम लोग किसको बोलते हैं। ये अक्सर न्यूज़ में रहता है कि मिडिल ईस्ट में ये हो गया, मिडिल ईस्ट में वो हो गया। बेसिकली मिडिल ईस्ट जो है ये वाला पोर्शन है। ओके, ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम लोग मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, फिर यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये वेस्ट एशिया वाला पोर्शन, तो ये वेस्ट एशिया वाला ईरान और ये वेस्ट एशिया वाला, और इसमें 3 और कंट्रीज़ ऐड हो जाता है जो आपका इजिप्ट, लीबिया, सूडान। ओके, तो यहाँ पे जो है ये हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से जो ईरान है वो इंडिया के लिए क्यों अभी के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान जो है वो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। ओके, इवन
क्योंकि अभी पाकिस्तान के थ्रू हम लोग अफ़गानिस्तान का एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही पाकिस्तान के थ्रू हम लोग किसी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक्सेस कर सकते। अगर इन कंट्रीज़ का एक्सेस करना है इंडिया को, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे जो सी रूट है, ये इस जगह पे दिख रहा होगा, ये इंडिया से जो सी रूट है इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ईरान जाएंगे और फिर ईरान के थ्रू यहाँ पे जो है यहाँ से हम लोग जो है अफ़गानिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जहाँ पे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है वो हम लोग ईरान के थ्रू कर सकते हैं। तो ईरान जो है एट प्रेजेंट जो है वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक टाइप का कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल एशिया से, इवन कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड कर सकता है यूरोप से थ्रू कैस्पियन सी, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, चाबार पोर्ट क्या है। ओके, तो ईरान जो है यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ईरान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाबार पोर्ट जो है ये ईरान में अभी इंडिया इसको बिल्ड कर रहा है और पाकिस्तान में जो है ग्वादर पोर्ट चाइना बिल्ड कर रहा है। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये ग्वादर पोर्ट है, इसको जो है ये चाइना बिल्ड कर रहा है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पे ज्वाइन करेगा जिंगजियांग प्रोविंस से। यहाँ पे जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना का, और यहाँ पे जो है इसके जस्ट लगभग 70 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ईरान में ही यहाँ पे चाबार पोर्ट है, जिसको इंडिया बिल्ड कर रहे हैं। अब ये चाबार पोर्ट जो है वो ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान का हम लोग को लिंक प्रोवाइड करेगा। यहाँ से हम लोग अफ़गानिस्तान को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इंडिया को सामान एक्सपोर्ट करना है अफ़गानिस्तान, तो वो इंडिया के लिए आसान हो जाएगा। इवन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उस जगह तक भी पहुँचना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये चाबार पोर्ट की वजह से। तो चाबार पोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? सबसे पहला तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे सपोज़ कर लो ये ग्वादर पोर्ट है, इस जगह पे जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू अंडर जब ये ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्या हो रहा है कि चाइना से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इवन जो पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं चाइना के फॉरेन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होता है। तो इस जगह का जो ये वाला रीजन है, इस रीजन का जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन करने के लिए जो है इंडिया यहाँ पे चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है। ओके, इवन ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से चाबार पोर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। अभी ये बना नहीं है, प्रोसेसिंग में है। ओके, अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो ईरान जो था ये भी नॉन अलाइंग मूवमेंट का पार्ट मेंबर था। तो इससे ये पता चलता है कि ईरान और इंडिया का कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे भी आइडियोलॉजी कुछ हद तक तो सेम था। इवन ईरान जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, इवन ओपेक का मेंबर कंट्री है। ओपेक जो होता है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ओके, इवन अभी अगर रिसेंटली हम लोग न्यूज़ देखें तो अभी क्या हुआ है कि ईरान को ब्रिक्स नेशन का भी पार्ट बना दिया गया है। ये अभी बना नहीं है एज ऑफ 27 अगस्त, लेकिन 27 अगस्त 2023, लेकिन ये जो है ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 से ये बन जाएगा। लेकिन इन लोगों को अप्रूवल ऑलरेडी अभी ही मिल चुका है इस ब्रिक्स समिट में। ओके, अब अगर हम लोग इंडिया और ईरान का रिलेशन के बारे में देखें तो ये जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया और ईरान का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है। इवन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स मिलता है, ये दिख रहा होगा, ये सील्स होता था जो जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह होता था या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो उस पर ये सील लगाया जाता था। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है ये हम लोग को मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है, ये बेबीलोन में भी देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया जो है ये वाला रीजन है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इराक वाला टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटिस रिवर है। इस जगह पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था। जिस तरीके से इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है ये वाला पोर्शन में। ओके, तो वैसे यहाँ पे जो है ये मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन था और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफ़ी सारा सील्स देखने को मिलता है। इवन ये बेबीलोन एम्पायर में भी काफ़ी सारा सील्स देखने को मिलता है। ओके, बेबीलोन एम्पायर जो था ये बेसिकली जो है ये कॉन्टेम्प्रेरी है आपका मौर्यास ये सब का या बुद्धा पीरियड का कॉन्टेम्प्रेरी है। मौर्यास तो नहीं बोल सकते लेकिन बुद्धा पीरियड बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि मौर्यास बाद में आया था।
फिर क्या है कि ईरान जो है वो हिस्टोरिकली जो ईरान का कल्चर है वो इंडिया को हमेशा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो अभी अगर कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में देखें तो प्रिंस ऑफ पर्सिया ये गेम, ये स्टोरी सबको शायद पता होगा। जो भी मतलब टीनेजर्स रहे वो मतलब काफ़ी इस टाइप के मूवीज़ से इन्फ्लुएंस रहा होगा या बचपन में इस टाइप का गेम काफ़ी खेला होगा। इवन जो अलादीन का चिराग, जो अलादीन लैम्प का स्टोरी है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये दिखाता है कि ये जो सॉफ्ट पावर है ईरान का वो किसी टाइम पे कितना ज़्यादा रहा होगा। इवन इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत था, इंडिया में जो हम लोग को देखने को मिलता है मुग़ल एम्पायर, तो इस टाइम पे भी जो हम लोग का आर्किटेक्चर है, इवन क्लोथिंग है, लैंग्वेज है, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ईरान से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये जो ताजमहल है, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब सिंबल है इंडियन और पर्शियन कल्चर का। बेसिकली पर्शिया जो है हम लोग ईरान को ही बोलते हैं। पर्शिया जो है वो ईरान का एक टाइप का पुराना नाम है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ पर्शिया। ओके, ईरान ये नया नाम है। तो जो ताजमहल है वो इंडियन और पर्शियन कल्चर को सिंबलाइज करता है। इवन अगर हम लोग मौर्यन एम्पायर में देखें तो जो आर्कमेडिक एम्पायर था ये ईरान का ही एम्पायर था, बेसिकली पर्शिया का एम्पायर था। तो इस एम्पायर के टाइम पे भी जो हम लोग का इंडिया में जो मौर्यन एम्पायर का जो पिलर्स देखने को मिलता है, इवन जो सारनाथ पिलर देखने को मिलता है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये इस पिलर से, जो ये आर्कमेडिक एम्पायर का जो पिलर था, इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, इंस्पायर था। इवन अगर हम लोग लैंग्वेज देखें, जो पर्शियन लैंग्वेज है वो इंडिया में हिंदुस्तानी लैंग्वेज का फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जो इसका इन्फ्लुएंस है पर्शियन लैंग्वेज का, वो इंडिया में पंजाबी लैंग्वेज, सिंधी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, ये सभी लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से जो पर्शियन लैंग्वेज है या पर्शियन कल्चर है ये इंडिया को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इवन अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है, इंडिया में जो चेस है ये लगभग 1500 साल पहले जो है ये मतलब ओरिजिनेट हुआ था, और ये बाद में ये पर्शिया जाता है। उस टाइम इंडिया में जो चेस था उसको चतुरंग भी बोलते थे। ओके, फिर अगर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखें ईरान का जो वर्ल्ड वाइड रहा है, जैसे अल्कोहल है। अल्कोहल जो है वो पर्शियन फिजिशियन थे, ये इन्वेंट किए थे। इवन जो अभी का जो हम लोग मॉडर्न डे अलजेब्रा पढ़े थे वो एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, ख्वारिज़मी, ये इन्वेंट किए थे। एस्ट्रोनॉमी में ईरान का बहुत बड़ा रोल है। बैंक सिस्टम जो है, खास करके जो बैंक सिस्टम है ये बहुत हद तक जो है मतलब पॉपुलराइज, और इवन एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये इन्वेंट जो है बैंक सिस्टम ये भी ईरान में हुआ था। पैंट्स और लॉन्ग कोट्स, ये आज भी ये ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन एंशिएंट जो ये ड्रेसिंग स्टाइल था ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था ईरान का। परफ्यूम्स जो है इसका इन्वेंशन ईरान में हुआ है। पोलो जो ये चौगान हम लोग खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, ये पोलो जो है ये भी ईरान का ही देन है। पोस्टल सिस्टम और कुरियर सर्विस में भी ईरान जो है ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया था या डेवलप किया था इस सिस्टम को। तो देख सकते हैं ये कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो ईरान है इसका चाहे वो नॉलेज हो गया, कल्चर हो गया या साइंस हो गया, इन तीनों फील्ड में पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ओके, इवन जो पर्शिया जो ये ईरान है इसका जो फार्स प्रोविंस है, इस फार्स प्रोविंस से जो है यहाँ से काफ़ी सारे जो पारसीज है, यहाँ पे मेनली पारसीज रहते थे, तो यहाँ से काफ़ी सारे पारसीज जो है वो इंडिया माइग्रेट करते हैं काफ़ी हज़ारों साल पहले, जिससे क्या होता है कि इंडिया में अभी भी हम लोग को पारसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये हम लोग देख सकते हैं, ये जमशेद, ये रतन टाटा हैं। ओके, तो ये रतन टाटा हैं, ये भी एक पारसी कम्युनिटी है। इवन पारसी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माना जाता है। इंडिया में लगभग 50-60 हज़ार ही पारसीज हैं। इवन ये जो पर्शियन लैंग्वेज था ये मुग़ल एम्पायर का कोर्ट लैंग्वेज था, और जो आगे चल के जो है इसी से हिंदुस्तानी लैंग्वेज डेवलप हुआ। इवन जो हम लोग ऋग्वेदा पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो आर्यंस इंडिया में जो माइग्रेट किए थे वो ईरान से किए थे। ये एक थ्योरी है, बहुत सारा थ्योरी है कि आर्यंस कहाँ से माइग्रेट किए थे। तो एक थ्योरी ये भी कहता है कि आर्यंस जो थे वो ईरान से माइग्रेट किए थे। रीज़न क्या है कि पर्शियन बुक उसी टाइम पीरियड पे एक मिलता है हम लोग को, जेंड अवेस्टा,
ये जो ज़ेन अवेस्टा बुक है ये काफ़ी ज़्यादा ऋग वेदा से सिमिलर है। मतलब जो ऋग वेदा में जिस टाइप का हम लोग का हाइम्स है, जिस टाइप का कल्चर का बात कर रहा है, ये ज़ेन अवेस्टा बुक में सेम वैसा ही हाइम्स, वैसा ही कल्चर है। तो इससे भी ये हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिया और ईरान का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट है। लेकिन अभी अगर हम लोग इंडिया और ईरान का मॉडर्न रिलेशन देखें तो उसमें क्या है कि देखो, जो 1950 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो स्टार्टिंग में जो इंडिया और ईरान का जो रिलेशन था वो केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक ही लिमिटेड था। उसका रीज़न एक ये भी था क्योंकि देखो 1945 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ऑल्दो ईरान जो था वो नॉन अलाइंग मूवमेंट का तो मेंबर था, लेकिन ईरान का जो अलाइनमेंट था या ईरान जो था वो कहीं ना कहीं यूएसए के टुवर्ड्स टिल्ट था, और इंडिया जो था वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के टुवर्ड्स टिल्ट था। जो हम लोग देख भी सकते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि अगर एक तरफ यूएस का फैक्शन है, दूसरी तरफ यूएसएसआर का फैक्शन है, और इंडिया जो है वो अगर यूएसएसआर के टुवर्ड्स टिल्टेड है और ईरान जो है वो अगर यूएसए के साइड टिल्टेड है, तो क्या होगा कि ईरान और इंडिया का रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों जो है क्या है एनिमी कंट्रीज़ को फेवर कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है कि इंडिया और ईरान का रिलेशन कोल्ड वॉर वाला पीरियड में, खास करके 1950 से लेकर के 1991 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में जो है इंडिया और ईरान का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि काफ़ी ख़राब था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। ऑल्दो दोनों के दोनों नॉन अलाइंग मूवमेंट के मेंबर कंट्रीज थे। इवन अगर अभी हम लोग चाबहार पोर्ट देखें तो ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ किया था कि चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर सकता है, और ये इंडिया के लिए बहुत ही एक मतलब हाई जंप था ईरान के साथ रिलेशन के लिए। मतलब इंडिया और ईरान का एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी का जो मॉडर्न डे रिलेशन है उसमें ये एक टाइप का पीक इवेंट था जब इंडिया और ईरान वापस क्लोज आ जाता। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस जगह पे ये चाबहार पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा था, और पर्पज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या था, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। इवन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका एक और पर्पज़ ये भी था कि चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर ठीक करके। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इस पोर्ट का बहुत ज़्यादा था। ये अगर हम लोग ईरान से अपना कनेक्टिविटी, ईरान में अगर चाबहार पोर्ट बनाते तो यहाँ से हम लोग को सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान का कनेक्टिविटी लिंक मिलता, और जब सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान का कनेक्टिविटी लिंक मिलता तो क्या होता, हम लोग को मार्केट एक्सेस मिलता जो इकोनॉमिकली इंडिया को एम्पावर करता। अभी एक और जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रहा है वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये भी अभी बात चल रहा है कि इंडिया को, अभी क्या है कि इंडिया से जब हम लोग रशिया जाते हैं तो ये काफ़ी लंबा रूट फॉलो करना पड़ता है। ये रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी होके फिर इधर नॉर्थ सी होकर हम लोग रशिया पहुँचते हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी प्लान चल रहा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंडर कि एक स्टैंडर्ड रूट बना, मतलब एक नया रूट बनाया जाए जिसमें यहाँ इंडिया से सीधा ईरान को कनेक्ट होते हुए ये कैस्पियन सी वगैरह होते हुए सीधा हम लोग रशिया कनेक्ट करें। ओके, तो ये जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा छोटा रूट होगा। इंडिया का और रशिया का रिलेशन भी फर्दर डीप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन यहाँ पे रशिया की तरफ या फिर हम लोग यहाँ से हम लोग जो है सीधा हम लोग जो है ये यूरोप से भी कनेक्टिविटी लिंक बढ़ा सकते हैं ईरान के थ्रू, ब्लैक सी होते हुए या फिर टर्की होते हुए। ओके, तो ये जो है ये रशिया से साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर यूरोप के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खास करके ईस्ट यूरोप। ओके, लेकिन अभी जो है अभी चैलेंजेस क्या है इंडिया और ईरान के रिलेशन में। अगर हम लोग चैलेंजेस देखें तो देखो, जो सबसे बड़ा है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है कि जो सिल्क रूट है उसको एक टाइप से, जो एंशिएंट सिल्क रूट था उसको फिर से रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, इवन वो इंडिया को चारों तरफ से, मतलब क्या हो रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, मतलब वो अपना फिर से एंशिएंट जो उसका ट्रेड रूट था आसान भाषा में उसको रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम लोग जब हम लोग इंडिया और चाइना रिलेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आसान भाषा में यही है
कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना जो है वो अपना एंशिएंट ट्रेड रूट जो है वो उसको रीस्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहा है, जिसको इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपोज करता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी जो ये ग्वादर से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो जो है ये जब जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना को जब कनेक्ट करता है, जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना को जो कनेक्ट कर रहा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए कर रहा है। अब क्योंकि ये इंडिया का टेरिटरी है और इंडिया का कोई भी इसमें परमिशन नहीं लिया गया है, और साथ ही साथ मतलब यहाँ पे है कि ये एक टाइप से ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का जो है ये वायलेशन है, इसलिए इंडिया जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो लेकिन ईरान जो है, ईरान यहाँ पे क्या है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया और ईरान का रिलेशन जो है इसमें एक खटास आ सकता है। दूसरा ये है कि अभी कुछ साल पहले यूएसए जो है जो ईरान पे जब सैंक्शन लगाया था, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये जो था बेसिकली ये ईरान पे कुछ लिमिटेशन लगाया था कि कुछ सालों तक वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट वगैरह नहीं कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका जो है इस ट्रीटी से वापस हो जाता है और ईरान पे सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि यूएसए का कहना था कि ईरान जो है वो इस ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है। तो अब क्या होता है कि जब यूएसए जो है वो ईरान पे सैंक्शन लगा देता है, तो उस टाइम क्या होता है कि इंडिया जो ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था वो ऑयल इंपोर्ट करना काफ़ी हद तक कम कर देता है, बहुत ही ज़्यादा अपना ऑयल इंपोर्ट ईरान से रिड्यूस कर देता है। तो ये इवेंट भी कहीं ना कहीं इंडिया और ईरान का रिलेशन जो है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। इवन ईरान जो है अभी रिसेंटली जो कश्मीर का जो भी इश्यूज़ हुए हैं, जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो भी कश्मीर का इशू है उसमें ईरान हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को अभी अगर हम लोग देखें तो इंडिया और ईरान का रिलेशन उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इंडिया के लिए ईरान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इवन ईरान के लिए भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली ईरान रिवॉल्यूशन पर कि ईरान रिवॉल्यूशन था क्या। तो ईरान रिवॉल्यूशन को हम लोग ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये हम लोग जैसा कि ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान रिवॉल्यूशन बेसिकली क्यों लाया गया था। तो वहाँ पे जो मोनार्की रूल था, वहाँ का जो राजा थे, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये मोनार्क हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी। ये एक मोनार्क लीडर थे, यहाँ के राजा थे। तो इस मोनार्की को हटाने के लिए जो है ये ईरान रिवॉल्यूशन हुआ था। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ये अयतुल्ला खोमेनी जो थे ये एक रिलीजियस लीडर थे ईरान के, और जो मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी थे जो राजा थे यहाँ के, ये जो थे ये क्या चाहते थे, ये ईरान का मॉडर्नाइजेशन चाहते थे। ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये राजा हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रिलीजियस लीडर थे अयतुल्ला खोमेनी, ये काफ़ी नाराज़ होते हैं। इनका कहना था कि मतलब जब ये जो राजा है ये अगर इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस है, जो कंजर्वेटिव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रिलीजन को नुकसान हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मोनार्क को एंड करने के लिए अयतुल्ला खोमेनी जो है ये एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और फिर होता क्या है कि जो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन था ये धीरे धीरे पूरा का पूरा ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। वापस जो है अयतुल्ला खोमेनी जो है वो मतलब इस टाइप का स्लोगन देना स्टार्ट कर देते हैं कि इस्लाम जो है वो डेंजर में है। जो भी वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन जो आइडिया है ये पूरे रिलीजियस बिलीफ को, जो धर्म का जो बिलीव है उस चीज़ को, धर्म को कमज़ोर कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी था क्योंकि अब देखो जब भी मोनार्क है, जब भी राजा है, तो राजा होगा तो फिर क्या होगा कि वो अपने खास लोगों को ही मंत्री परिषद वगैरह देगा। नेपोटिज़म काफ़ी ज़्यादा होगा, घूस करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होता है गरीबों के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है ना। जब भी अगर राजा का रूल होगा तो क्या होगा, जो उसके सपोर्टर्स है उनके लिए अलग नियम कानून होगा और बाकी लोगों के लिए अलग होगा।
जो भी रिच क्लास है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा पार्शियलिटी हो रहा था। तो ये सब रीज़न भी तो था जो आयतुल्लाह खुमैनी का जो रिवॉल्यूशन था उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। और सिर्फ 2 महीने के बाद में ही जो ईरान का जो मोनार्की है वो ख़त्म हो जाता है और ईरान में फिर से रिपब्लिक स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो स्टेट का हेड है वो इलेक्टेड होगा। ओके, तो अब ईरान रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है। देखो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि ये जो ईरान रिवॉल्यूशन था क्या, बेसिकली ये मोनार्की को एंड करने के लिए था। और दूसरा जो उससे भी बड़ा रीज़न था मोनार्की को क्यों एंड करना चाह रहा था, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को रिप्लेस कर रहा था। मतलब इसका कहना था कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ख़राब है ये, और इवन ये जो रिलीजन है उसका जो कट्टरवाद है, जो बाइगॉटरी है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। ओके, तो जो मॉडर्नाइजेशन है ये बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है और इस्लाम का रिवाइवलिज्म स्टार्ट हो जाता है। देखो, 2 चीज़ होता है, एक होता है रिवाइवलिज्म और एक होता है रिफॉर्मिज़म। रिफॉर्म में क्या होता है कि जैसे कोई धर्म है तो उस धर्म में हम लोग कुछ ना कुछ बदलाव करें। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में हम लोग बहुत सारे बदलाव किए, जैसे सती प्रथा इसको ख़त्म किए, चाइल्ड मैरिज ये ख़त्म हुआ, विडो रीमैरिज को अलाउ किए। तो ये सब क्या है, ये रिफॉर्म है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि रिवाइवलिज्म मतलब क्या, कि जो जैसा पहले चल रहा था उसी चीज़ को वापस अपनाओ। ओके, तो वही यहाँ पे क्या है कि इस्लाम जो है यहाँ ये रिफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये जो है ये रिवाइवलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक टाइप का तो बैक स्टेप हो गया ना, कि जो भी अभी तक सोच में परिवर्तन आया था वो सब छोड़ो और वापस जो पहले था उस जगह पे जाओ। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो भी ईरान में जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स थे या दूसरे धर्म के लोग थे उन सबको सेकंड स्टेटस मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो इस्लाम है इसको सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनमें भी एक मैसेज जाना स्टार्ट हो जाता है कि जो वेस्टर्नाइजेशन है उसको पीछे करो, इस्लाम जो है उसका रिवाइवलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये पूरा जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है, ये पूरा रीजन इस्लामिक कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मिडल ईस्ट वाला रीजन या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट एशिया वाला रीजन, यहाँ पे इस्लामिक कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो उन सारे कंट्रीज़ में भी ये मैसेज जाना स्टार्ट हुआ कि इस्लाम का रिवाइवलिज्म करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो इस्लामिक कट्टरवाद है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो ईरान इराक वॉर है, जो हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वो ईरान इराक वॉर होने के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि इराक जो था ये काफ़ी ज़्यादा लिबरल कंट्री था, और ईरान में जो अभी ईरान रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से क्या हुआ, ईरान जो है ये काफ़ी ज़्यादा कट्टरवाद कंट्री बन जाता है। और जिसकी वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स इन दोनों कंट्री में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगा, और जिसके बाद दोनों में वॉर भी होता है 8 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ईरान इराक वॉर था क्या। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये ईरान रिवॉल्यूशन से नहीं आने वाला। क्या है, ईरान रिवॉल्यूशन बताने का मेन जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि आपको समझ में आए कि ईरान में जो है ये इस्लामिक कल्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बाइगॉटरी है, काफ़ी कट्टरवाद है। और दूसरा ये कि ईरान में जो है, जैसा कि अभी हम लोग देख भी सकते कि अभी रिसेंटली जो यहाँ पे ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था बुर्का पहनने को लेकर के, तो उसमें भी यही था कि जो वमेंस थी वो वहाँ की डिमांड कर रही थी कि नहीं अब यहाँ पे रिफॉर्म लाया जाए। लेकिन ईरान का जो कल्चर है वो हमेशा से किस चीज़ में बिलीव कर रहा है, हमेशा से नहीं, मतलब ये आयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद से जो ईरान का कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिवाइवलिस्ट हो गया था। तो इसी चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए अभी जो है ये इवेंट अभी चल भी रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ईरान है वो एक टाइप का मतलब काफ़ी ज़्यादा बाइगॉटरी बन चुका था, या अभी भी कुछ हद तक है। ओके, तो बस दैट्स इट, थैंक यू।